और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते हैं, लेकिन वो वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। Ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now. अध्यक्ष महोदय, ये जो नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या न बोलने तो अच्छा ही है। संसद का शीतकालीन सत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में खूब जमकर नारेबाजी, विरोध और पलटवार हुआ। आज का पूरा दिन बहस से ज्यादा राजनीतिक हमलों में गुजरता देखा। एक तरफ वंदे मातरम पर ऐतिहासिक बहस और दूसरी तरफ चुनाव सुधारों को लेकर गर्मागर्म चर्चाएं। सरकार और विपक्ष दोनों के ही तेवर देखने को मिले और यही वजह रही कि सदन में कई बार चर्चाओं की जगह शोर शराबे ने ले ली। तो चलिए आपको बताते हैं आज के संसद का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण चौधरी और ये है संसद में खास। No, 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज पूरी तरह राजनीतिक तापमान से भरा दिखाई दिया। राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा जारी रही और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ बंगाल का गीत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह को संबोधित कर हल्के अंदाज में कहा, नौकरी पक्की है और इस उम्र में क्या कर रहे हो भैया, जिसके बाद सदन में ठहाके लगे। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ। अब सरकार का वार हो और विपक्ष पलटवार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और उम्मीद के मुताबिक अमित शाह के वंदे मातरम वाले बयान पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस बहस का इस्तेमाल कर रही है। वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते हैं, लेकिन वो वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये तो वंदे मातरम की ताकत है सर, और वैसे तो ये राष्ट्रीय उत्सव का विषय है, बहस नहीं, मगर सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं, उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए
आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको मैं नमन करता हूं। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था, और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते सर, चंद लोगों की वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद जब जेपी नड्डा सदन में बोले तो सबसे पहला हमला कांग्रेस की उस सरकार पर किया जिसके राज में इमरजेंसी लगाई गई थी, और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इमरजेंसी क्यों लगी, क्या देश को खतरा था? तब उन्होंने कहा कि नहीं, देश को नहीं, खतरा कुर्सी को था, किस्सा कुर्सी का था। तो ये थी राज्यसभा में हुए हंगामे की कहानी। अब चलिए थोड़ा रुख करते हैं लोकसभा का, जहां चुनाव सुधार को लेकर माहौल एकदम तीखा रहा, और इस पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकारें लोगों के खातों में 10 से 15 हजार रुपए डाल देती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका और ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए और साथ ही चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल हो जाएगा। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। लोकसभा में चुनाव सुधारों विशेषकर एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ गया, और इस बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर उपचुनाव में हमने कई शिकायतें की थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा
जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। लोकसभा में चुनाव सुधार और वोट चोरी को लेकर अब इस चर्चा में एंट्री होती है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले खातों में धड़ल्ले से पैसों का ट्रांसफर किया जाता है, जिससे मतदाता प्रभावित होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सबूत उन्होंने पेश किए, जितने भी सवाल उन्होंने पूछे और उन्होंने प्रूफ भी किया, लेकिन उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। नो 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक, नहीं जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो। नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across. लिहाजा एक तरफ वंदे मातरम जैसा भावनात्मक मुद्दे और दूसरी तरफ चुनाव सुधार जैसे गंभीर राजनीतिक मुद्दे, जिनको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी पूरे दिन बनी रही। लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच दो बातें साफ हैं। पहली, वंदे मातरम की बहस अब संसद से समाज तक पहुंचने वाली है, और दूसरी ये कि चुनाव सुधारों पर आज की गर्माहट आने वाले महीनों की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, ये था आज का संसद समीकरण, जहां इतिहास और लोकतंत्र दोनों पर बड़ा टकराव दिखाई दिया। आगे इन मुद्दों पर क्या फैसले होते हैं, ये आने वाले दिन तय करेंगे।
आपको संसद में ये खास का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मिनाज है, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र सुन रहे हैं।